हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसआई का जो सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू कर रहे हैं उसमें हम स्टैटिक जीके को कंटिन्यू करेंगे। हम स्टैटिक जीके में 422 जो एमसीक्यू जितने भी पूछे गए हैं वो सारे डिस्कस कर रहे हैं और ये उसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर जो 3 तक यदि आप देखोगे तो आपको 150 नंबर क्वेश्चंस तक आपको मिल जाएंगे। 50-50 क्वेश्चंस मैंने सारे जो सेट हैं उनमें डिस्कस किया है और आज हम 150 मतलब 151 से लेकर जो 200 है वहां तक डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है इसका आएगा। तो आई होप कि आपको ये सीरीज जो है वो अच्छी भी लग रही होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि हम अवार्डों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, आपने देखा भी होगा। तो हमसे पूछा जाए कि फुटबॉल में जो ध्यानचंद पुरस्कार 2017 में है वो किसे सम्मानित किया गया। तो ये करंट अफेयर का सवाल है तो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बस आपको ये याद रखना है कि तो ध्यानचंद अवार्ड जो है, ये ध्यानचंद अवार्ड स्टार्ट कब किया गया था। तो ये जो ध्यानचंद अवार्ड है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कैटेगरी लाइफ टाइम कैटेगरी में जो मिलता है वो स्पोर्ट में, वो स्टार्ट किया गया था 2002 में। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है तो इसको बस याद रख लीजिएगा। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है ध्यानचंद अवार्ड के बारे में। कुछ अब स्पोर्ट्स की अवार्डों की हम बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में। ये सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड क्रिकेट में यदि है तो ये वही है। क्रिकेट बोल रहा हूँ, स्पोर्ट्स में है तो ये वही है। इसके जो पहले विनर की बात करें तो पहला जो इसका विनर थे वो विश्वनाथन आनंद थे, चेस के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को ये जो अवार्ड है वो 1991 और 92 में मिला था। ठीक है। और अभी जो रिसेंट 2024 में बात करें तो 2024 में जो अवार्ड जो है वो मिला है, जो कि जनवरी 2025 में मिला था, वो 4 व्यक्तियों को मिला है और चारों का नाम आपको ध्यान होना चाहिए। पहला जो मिला है वो डी गुकेश को मिला है। डी गुकेश चेस जो अवार्ड है उसके लिए, चेस के लिए मिला है। दूसरा जो मिला है वो हरमनप्रीत सिंह को मिला है। हरमनप्रीत सिंह है उनको मिला है। और तीसरा जो मिला है, तीसरा जो ये अवार्ड मिला है वो मनु भाकर को मिला है। मनु भाकर को मिला है। अब देखो हॉकी से ये रिलेट है, हरमनप्रीत सिंह जो है वो हॉकी से रिलेट करते हैं। मनु भाकर जो है वो शूटिंग से रिलेट करते हैं। और ऑप्शन जो चौथा अवार्ड जो मिला है वो मिला है प्रवीण कुमार को। प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जो है वो पैरा एथलीट हैं। पैरा एथलीट हैं प्रवीण कुमार, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ये पहला अवार्ड हो गया। दूसरा अवार्ड आपको अर्जुना अवार्ड याद रखना है। अर्जुना अवार्ड जो है वो अभी अर्जुना अवार्ड जो है वो 2023 की बात करें तो 2023 में आपको मोहम्मद शमी को भी मिला था। उसके बाद जो शीतल देवी है पैरा आर्चरी, उनको भी ये मिला था। 1961 में ये स्टार्ट किया गया था। मल्टीपल लोग हैं, उनको पहली बार 1969 में दिया गया था। खेल रत्न जो अवार्ड मिलता है उसमें 25 लाख रुपए मिलता है और ये पहले राजीव गांधी खेल रत्न था, उसको 2021 में हटाकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो कर दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो कोचों को मिलता है और द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो स्टार्ट किया गया था कब, तो 1985 में किया गया था। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बाकी और कई सारे अवार्ड्स जो है वो अलग अलग फील्ड्स में मिलते हैं, जैसे नोबेल प्राइज हो गया, जिसमें भारत में जो नोबेल प्राइज किनको किनको मिला है। तो ये सब आते रहेंगे तो उनको हम बाद में डिस्कस कभी कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के किस राज्य में यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से, यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से किस राज्य को सम्मानित किया गया है, ये सवाल जो है वो पूछा गया है। देन अगेन जो है वो ये करंट अफेयर का ही सवाल है। ठीक है, तो इसको उतना डिस्कस करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, कुछ मैं अवार्ड्स जो है वो बता देता हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो देखो कई सारे भारत में अवार्ड मिलते हैं जिनमें सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सिविलियन अवार्ड की। ठीक है। सिविलियन अवार्ड, सिविलियन अवार्ड में सबसे बड़ा जो है वो होता है भारत रत्न। स्टार्ट कब हुआ था? 1954 में। पहली बार किसको मिला था? तो सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को। सबसे लास्ट जो 2024 में मिला है वो 5 व्यक्तियों को मिला है। यूजुअली 3 को ही मिलता था लेकिन इस बार 5 को मिला है। कर्पूरी ठाकुर, एल के आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, उसके बाद एम एस स्वामीनाथन। टोटल 5 को मिला है इस बार। उसके बाद जो दूसरा सिविलियन अवार्ड होता है वो होता है सबसे बड़ा पद्म विभूषण। पद्म विभूषण।
ठीक है, पद्मा विभूषण, उसके बाद जो है वो होता है भूषण, पद्म भूषण, और उसके बाद होता है पद्मश्री। ये तीन जो है वो सिविलियन अवार्ड उसके बाद आते हैं। तो चार सिविलियन अवार्ड सबसे ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला स्पोर्ट्समैन जिसको भारत रत्न मिला तो सचिन तेंदुलकर, सबसे यंगेस्ट भी सचिन तेंदुलकर ही हो जाएंगे। फॉरनर की बात करें तो खान अब्दुल गफार खान को पहली बार मिला था, और फिर दूसरी बार 1987 में खान अब्दुल गफार खान को मिला था पाकिस्तान के, और दूसरा जो है वो नेल्सन मंडेला को मिला था। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। उसी तरह से आपको और याद रखना है क्या चीजें, तो और आपको याद रखना है कि लिटरेचर में कौन से अवार्ड मिलते हैं। लिटरेचर में जो अवार्ड है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ज्ञानपीठ है। ज्ञानपीठ अवार्ड है, आपसे पूछा जाएगा डेट्स मिलने का, तो 1961 से स्टार्ट हुआ है। पहली बार जो है वो जी शंकरा कुरुप को मलयाली भाषा में मिला था 65 में। और अभी रिसेंट की बात करें तो विनोद कुमार शुक्ला को हिंदी के लिए 2024 में मिला है। तो ये ज्ञानपीठ अवार्ड हो गया। उसके बाद दूसरा जो आपको याद रखना है वो याद रखना है सरस्वती सम्मान। सरस्वती जो सम्मान है वो स्टार्ट हुआ था 1991 में। 1991 में पहली बार हिंदी में मिला था हरिवंश राय बच्चन को। और 2024 की बात करें तो ये मिला है साधु भादार्सना को संस्कृत के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद व्यास सम्मान आता है तीसरा। डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब दिया जाता है उससे। उसके बाद आता है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान जो दिया जाता है वो भी 1991 से ही दिया जाता है, रामविलास शर्मा को पहली बार मिला था। उसके बाद साहित्य सम्मान दिया जाता है साहित्य अकादमी के द्वारा। साहित्य सम्मान जो है वो साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, वो दिया जाता है 1954 से। ठीक है, 1954 से, ये आपको ध्यान रखना है। ज्ञानपीठ में 11 लाख का अवार्ड जो है वो मिलता है। पहली जो वुमेन राइटर की बात करें जिनको ज्ञान पुरस्कार जो है वो मिला था, तो वो आशापूर्ण देवी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिरला फाउंडेशन है, उसी के द्वारा सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दोनों दिया जाता है। तो सरस्वती और ब्यास दो की दोनों 1991 में ही स्टार्ट हुआ था। ये बिरला जो फाउंडेशन है उसी के द्वारा दिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी स्पोर्ट्स अवार्ड को मैंने ऑलरेडी बता रखा है। सिनेमा से रिलेटेड भी कई सारे अवार्ड होते हैं जिनको आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित जो सीमा राव है, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस जो क्षेत्र है उससे है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है नारी शक्ति से। तो सीमा राव जो है वो भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर है। उन्हें वंडर वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इनको वंडर वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है सीमा राव को। वंडर वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और पहली कमांडो ट्रेनर है। कमांडो ट्रेनर जो है वो ये पहली है, ये आपको ध्यान रखना है डॉक्टर सीमा राव के बारे में। नारी शक्ति पुरस्कार है जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है फॉर द वुमेन्स इन इंडिया, और प्रेजेंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के द्वारा। किस दिन मिलता है, तो इंटरनेशनल जो वुमेन्स डे होता है 8 मार्च को, उसी दिन मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से कमांडो ट्रेनर से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संबंध में सत्य है। ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल पूछा जा रहा है, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स के बारे में जो सत्य है वो आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा सत्य है। तो बोल रहा है कि 1958 में स्वीडन के जो केंद्रीय बैंक है उसने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार देना स्टार्ट किया था। ठीक है, 1958 में। तो ये जो अवार्ड दिया गया था वो 1958 से नहीं स्टार्ट हुआ था। ये जो अवार्ड देना स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1968 से, नॉट 58। ठीक है, ये 68 से हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1968 से हुआ था। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है कि 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल जो है वो 3 लोगों को मिला था। ठीक है, 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल जो है वो 3 लोगों को मिला था, ये पूछ रहा है। तो ये जो है वो गलत होगा। ठीक है, ये जो है वो अर्थशास्त्र का नोबेल 3 को मिला था 2019 में, ये सही हो गया। ठीक है, ये सही हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला सही हो जाएगा। तो वन जैसे ही गलत होगा तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ओनली 3 आंसर होगा। बाकी ये सही ही है, लेकिन ओनली 3 ही ऑप्शन के हिसाब से आंसर बनेगा, क्योंकि वन जैसे ही गलत हो गया तो ओनली 3 बनेगा।
2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता जो है वो अभिजीत वर्मा, उसके बाद एथल्स डल्फो और माइकल क्रेमर थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बाकी स्टेटमेंट टू भी ट्रू है, लेकिन क्वेश्चन ही ऐसा पूछा गया था तो डिलीटेड टाइप सा क्वेश्चन है। लेकिन सटीक उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी के साथ ही आप जाओगे। आपको बस इतना याद रखना है कि स्वीडन का जो केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा ये जो है वो अवार्ड अर्थशास्त्र में दिया गया था और स्टार्ट किया गया था 1968 में। 1968 में ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है। जो सेवरेज रिस्डिक प्राइज जो है वो इन इकोनॉमी साइंस जो है वो मेमोरी ऑफ द अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा दिया जाता है। इसको बोला जाता है कि क्या, इसको बोला जाता है सेवरेज रिस्बैंक अवार्ड इन नोबेल। उसके बाद भारत में अर्थशास्त्र में नोबेल किनको मिला है, तो अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था, फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। और उनका जो इकोनॉमिक्स था वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अभी तक सम्मानित नहीं किया गया है, तो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख। तो इनमें से किसको नहीं किया गया है, तो दीनदयाल उपाध्याय को नहीं है, बाकी सबको मिला हुआ है। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय को भारत रत्न नहीं मिला हुआ है। भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी, इन तीनों को 2019 में दिया गया था भारत रत्न अवार्ड जो है वो ये दिया गया था। भारत रत्न अवार्ड 1954 से स्टार्ट हुआ है, ऑलरेडी हमने इस बारे में काफी डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट हो कि ट्यूरिंग अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, एलन ट्यूरिंग से रिलेट करके पूछा है। तो ट्यूरिंग जो अवार्ड है वो कंप्यूटर जो साइंस होता है उसमें दिया जाता है। तो कंप्यूटर विज्ञान में एलन ट्यूरिंग जो अवार्ड है, ट्यूरिंग अवार्ड जो है वो मिलता है, और इसको कंप्यूटर का नोबेल भी बोलते हैं। नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटर इसको कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एलन ट्यूरिंग जो कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस है, उन्हीं के याद में ये जो है वो बनाया गया था। फर्स्ट विनर की बात करें तो एलन पर्लिस को पहला इस कंप्यूटर का विनर जो है वो रखा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ और हम अवार्ड्स की बात कर लें तो रमन मैग्सेसे जो अवार्ड मिलता है, इंटरनेशनल अवार्डों की हम कुछ बात कर रहे हैं, तो रमन मैग्सेसे जो अवार्ड मिलता है वो फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे उन्हीं के याद में ये रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो मिलता है। और ये अवार्ड जो है वो एशिया का नोबेल प्राइज जो है वो कहा जाता है। पहली बार भारत के जो विनोबा भावे थे उनको 1958 में मिला था। ये आपको ध्यान रखना है। बुकर प्राइज जो है वो फिक्शन जो इंग्लिश लैंग्वेज की किताबें होती हैं उनको लिए मिलता है। वीएस नायपॉल को पहली बार 1971 में मिला था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज उन किताबों को मिलता है, फिक्शन किताबें जो ट्रांसलेट की गई हो इंग्लिश में दूसरे लैंग्वेज से। 2022 में भारतीय जो गीतांजलि श्री है उनको मिला था रेत समाधि के लिए, टॉम ऑफ सैंड के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। पुलित्जर जो अवार्ड मिलता है वो जर्नलिज्म में मिलता है, और प्रीतजर जो अवार्ड मिलता है वो वास्तुकला में मिलता है, आर्किटेक्चर में मिलता है। ठीक है। गोविंद बिहारी लाल को 1937 में पुलित्जर जो अवार्ड है वो मिला था जर्नलिज्म में। मिस यूनिवर्स जो है वो ब्यूटी में मिलता है, जिनको सुष्मिता सोरेन को 1994 में मिला था। मिस वर्ल्ड जो है वो ब्यूटी में ही मिलता है, रीता फारिया को 1966 में मिला था। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं जो आपको याद रखना है। एबल प्राइज जो है उसको मैथ्स में दिया जाता है, और इसको बोला जाता है नोबेल ऑफ मैथ। नोबेल ऑफ मैथ इसको कहा जाता है, एबल प्राइज को। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से। तो भूपेन हजारिका सिंगर थे, ऑप्शन नंबर बी। राजनेता भी थे, लेकिन सिंगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये गायक थे, फिल्म निर्माता भी थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका निक नेम जो था वो सुधाकर नाथ था। तो वन विथ अ गोल्डन वॉइस इसका नाम हो जाता है। भूपेन हजारिका जो ब्रिज है वो धोला सादिया ब्रिज का नाम भूपेन हजारिका के नाम पे ही कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी जुबिन गर्ग भी असम के एक बहुत प्रोमिनेंट जो सिंगर थे, उनका डेथ भी इस बार हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में खेल के उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ जो अवार्ड है वो कौन सा मिलता है। तो ये जो अवार्ड है वो ऑप्शन तो पुराना क्वेश्चन है, दैट्स वाई राजीव गांधी दिया हुआ है। लेकिन ये जो राजीव गांधी है इसका नाम 2021 में चेंज कर दिया गया है, और इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसको कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड राजीव गांधी को
अब हटा दिया गया है इसको। 2021 जो अगस्त है वहां से किया गया है। इसका मनी प्राइस जो है वो 25 लाख कर दिया गया है। पहली बार विश्वनाथन आनंद को ये मिला था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है। तो खेल पुरस्कार जो है वो कौन देता है, ऐसा सवाल आपका होना चाहिए। तो खेल पुरस्कार जो देता है वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट अफेयर जो है वो देता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अब आपका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, बी आपका आंसर होगा। नेशनल स्पोर्ट जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो ट्रॉफी है वो दिया जाता है। टॉप परफॉर्मिंग जो यूनिवर्सिटी होते हैं जो स्पोर्ट्स में बढ़िया कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ हम गैलेंट्री अवार्डों की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो थोड़ा सा एक एक करके अब आप अवार्ड भी पढ़ सकते हो। तो गैलेंट्री अवार्ड जो मिलता है वो दो कैटेगरी में मिलता है। पहला कि वॉर टाइम में मिलेगा, जब युद्ध चल रहा हो तब मिलेगा। और दूसरी जो कैटेगरी होगा वो मिलेगा पीस टाइम में, जब युद्ध ना चल रहा हो, पीस टाइम में मिलेगा गैलेंट्री अवार्ड। तो वॉर टाइम में जो गैलेंट्री अवार्ड मिलता है उसमें सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है वो अवार्ड कहलाता है परमवीर चक्र। वो कहलाता है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र वो अवार्ड जो है वो कहा जाता है। और परमवीर चक्र के पहले जो विनर थे, फर्स्ट जो विनर थे वो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। मेजर सोमनाथ शर्मा थे। कब? तो 1947 में इनको ये मिला था अवार्ड, 1947 में। टोटल हम अवार्ड्स की बात करें कि परमवीर चक्र जो है वो कितने को मिला है, तो ये जो है वो अभी तक हम बात करें तो ये 21 लोगों को मिल मिल चुका है। विक्रम बत्रा जो है उनको 1999 में कारगिल जो अवार्ड है उनके लिए मिला था। कारगिल अवार्ड जब हमने जीता था तो विजय दिवस के रूप में उसको हमने मनाया था। तो ये जो है वो सबसे बड़ा जो है वो अवार्ड हो जाएगा परम वीर चक्र। उसके बाद वीर चक्र आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा परमवीर चक्र। उसके बाद पीस टाइम में सबसे बड़ा अवार्ड कौन होता है? तो पीस टाइम में सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो अशोक चक्र होता है। अशोक चक्र होता है। अब सबसे पहले जो विनर ये अशोक चक्र के थे वो कौन से थे? तो थापा थे। कौन से थापा? तो नर बहादुर थापा। नर बहादुर थापा, इनको 1952 में ये अवार्ड जो है वो दिया गया था, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? आ जाओ यहाँ पे। क्या मैंने बताया है? 21। क्या मैंने बताया? 21। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 21 जो लोग हैं उनको परमवीर चक्र अभी तक मिल चुका है। ठीक है, सबसे लास्ट जो है वो किसको मिला था? तो कारगिल वॉर में कैप्टन विक्रम बत्रा को ही मिला था, क्योंकि उसके बाद हमारा युद्ध कभी हुआ नहीं है। ठीक है, अ, तीन मात्र ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो कि जिंदा में परमवीर चक्र उनको मिला है। वो जब जीवित थे तभी उनको मिला था। लिविंग जो थे तो वो मिला हुआ है। पहला जो मिला हुआ है बाना सिंह को मिला हुआ है। वाना सिंह को पहला मिला हुआ है। दूसरा जो अवार्ड मिला हुआ है जो जिंदा है वो योगेंद्र सिंह यादव को मिला हुआ है। योगेंद्र सिंह यादव, योगेंद्र सिंह यादव को मिला हुआ है। तीसरा जो मिला हुआ है वो संजय कुमार को मिला हुआ है। संजय कुमार, ये तीन जो है वो केवल लिविंग है, अदरवाइज सबको डेथ के बाद ही मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक चक्र जो है वो शौर्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? अशोक चक्र की बात बोल रही है। अशोक चक्र जो स्टैब्लिश किया गया था वो 1952 में स्टैब्लिश किया गया था। लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। ठीक है, आप अशोक चक्र देखो, जो नर बहादुर थापा को मिला था वो 1952 में ही मिला था। तो अशोक चक्र के बारे में ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। अशोक चक्र हाईएस्ट पीस टाइम जो गैलेंट्री अवार्ड है वो मिलता है 1952 में स्टार्ट हुआ था। और पीस टाइम में तीन अवार्ड जो क्रम में यदि आप याद रखो तो सबसे पहला अशोक चक्र आता है सबसे बड़ा, उसके बाद आता है कीर्ति चक्र, देन आता है शौर्य चक्र। तो ये तीन जो है वो पीस टाइम का अवार्ड है। और दूसरा मैंने बताया था वॉर टाइम में, तो वॉर टाइम में आता है परमवीर चक्र, उसके बाद आता है महावीर चक्र, उसके बाद आता है वीर चक्र। तो ये तीन अवार्ड जो है वो मिलता है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि हिंदी साहित्य में किनको जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कृष्णा सोबती यहाँ से है। इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर बन जाएगा। कृष्णा सोबती को 2017 में ये अवार्ड जो है वो मिला गया है। बाकी हमने ज्ञानपीठ के बारे में काफी डिटेल से आपको ऑलरेडी बता रखा है, और करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है, दैट्स वाई हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे।
नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। मेहरुनिसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह भी जो क्वेश्चन है वो 2005 से रिलेट करता है। तो ये लेखक हैं, पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। तो थोड़ा सा अजीब टाइप सा ये सवाल है, तो आई डोंट थिंक कि याद रख पाना, इतना सवालों को याद रख पाना मुश्किल है। बाकी पद्मश्री आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि ग्रैमी अवार्ड जो है वो किस एरिया में दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है? तो ग्रैमी जो अवार्ड है वो म्यूजिक में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? तो म्यूजिक में ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, म्यूजिक में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किसके द्वारा किया गया था? तो रिकॉर्डिंग अकादमी यूएसए के द्वारा दिया जाता है। रिकॉर्डिंग अकादमी यूएसए के द्वारा ये जो है वो दिया जाता है। फर्स्ट इंडियन जो विनर इसके रहे हैं वो पंडित रविशंकर रहे हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक थे जिनकी हाल में मृत्यु भी हो गई है। पंडित रविशंकर को मिला है तो 1968 में मिला है। इसी समय इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज भी देना स्टार्ट किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है अवार्डों के बारे में। अब सिनेमा से रिलेटेड कुछ और अवार्डों की हम बात कर ले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सिनेमा में अवार्ड होता है वो दादा साहब फाल्के अवार्ड होता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है सिनेमा में, जो कि 1969 में स्टार्ट हुआ था जब विस्ट्रो एस्टेब्लिश हुआ था, उसी समय की ये बात हुई है। और पहला ये अवार्ड जो मिला था वो देविका रानी को मिला था। देविका रानी को ये पहला अवार्ड मिला था। दादा साहब फाल्के है वो क्या है? तो ये फिल्म डायरेक्टर थे। और अभी जो मिला हुआ है वो मिथुन चक्रवर्ती को 2024 का जो 70वां आईफा अवार्ड हुआ था, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जो हुआ था वहां पे मिला था। नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जो होता है, दूसरा नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जो होता है वहां कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1954 में स्टार्ट हुआ था जब भारत रत्न स्टार्ट हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ऑस्कर जो है वो बेस्ट पिक्चर के लिए मिलता है। तो ऑस्कर कब स्टार्ट हुआ था? ये भारत का नहीं है। ऑस्कर जो मिला था वो 1929 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ऑस्कर 1929 में स्टार्ट हुआ था। ओपेनहाइमर को मिला है, आपको पता है। इंडियन ऑस्कर विनर में आपको यदि याद रखना है किसी को तो याद रखिए भानु अथैया पहली थी, जिनको 1983 में भानु अथैया को मिला था। भानु अथैया को मिला था। उन्होंने गांधी जो मूवी है ना, उस गांधी मूवी में कॉस्ट्यूम को डिजाइन किया था इसके लिए। और फर्स्ट ग्रेमी विनर जो है वो पंडित रविशंकर है 1968 में। और फर्स्ट साउंड फिल्म जो भारत की है वो आला मारा है 1931 में। ठीक है, 1931 में। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एक बार भौतिकी के लिए और दूसरी बार रसायन के लिए। तो ये जो है वो ऐसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मात्र आपको मैडम क्यूरी का ही नाम याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी जो है उनको 2 बार नोबेल मिला है। 1903 में उनको जो नोबेल मिला था वो फिजिक्स के लिए मिला था। उन्होंने रेडियो एक्टिविटी है उसको खोज की थी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए उनको मिला था। और दूसरी बार उनको 1911 में मिला था। वो मिला था केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि उन्होंने पोलोनियम और रेडियम की खोज की थी। पोलोनियम और रेडियम की खोज की थी, उसके लिए उनको अवार्ड जो है वो मिला है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एक एक और व्यक्ति है जिनका नाम आप याद रख सकते हो, उनका नाम है लिनस लिनस पाउलिंग। लिनस पॉलिंग जो है उनको जो है वो 2 क्षेत्रों में मिला हुआ है। एक बार उनको मिला हुआ है अनशेयर्ड नोबेल, इनको 2 बार मिला हुआ है। एक जो है वो केमिस्ट्री में मिला है और दूसरा जो है वो पीस में मिला हुआ है। केमिस्ट्री और पीस दोनों में मिला हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि पुलित्जर जो अवार्ड है वो किस एरिया से संबंधित है, किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो पुलित्जर जो अवार्ड मिलता है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। पुलित्जर अवार्ड मिलता है, पुलित्जर अवार्ड देता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके द्वारा। ये यूएसए है, उसके द्वारा मिलता है पुलित्जर अवार्ड। और ये पत्रकारिता जो है, जर्नलिज्म जो है उसके लिए दिया जाता है। जर्नलिज्म के लिए पुलित्जर अवार्ड जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके लिए दिया जाता है? तो जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है। अब स्टार्ट हुआ था तो 1917 में स्टार्ट हुआ था, जब रशियन रिवॉल्यूशन चल रहा था उस समय स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा? तो जोसेफ पुलित्जर के द्वारा। ठीक है, जोसेफ पुलित्जर के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेटेड इसका कौन है? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट इसको किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि डब्ल्यूएचओ को पूर्व में किस संस्था के रूप में जाना जाता था? तो इसको गैट के रूप में जाना जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो गैट के रूप में इसको जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, गैट। ठीक है,
गैट के रूप में जाना जाता था। गैट को कब स्टैब्लिश किया गया था? तो गैट को स्टैब्लिश किया गया था 1948 में, और डब्ल्यूएचओ जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश जो किया गया था वो किया गया था 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को जो मराक्का एग्रीमेंट है उसके द्वारा किया गया था। मराकस जो एग्रीमेंट है उसके द्वारा किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर की आपको यदि बात करें तो ये जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। अब जिनेवा जो है वो कहाँ है? तो जिनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जिनेवा जो है वो कहाँ है? वो स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जीआई टैग को किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो जीआई टैग जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो ट्रेड से रिलेट करता है ना, तो डब्ल्यूटीओ ही देगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। जीआई टैग जो है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोला जाता है। ये जो है वो 10 सालों के लिए दिया जाता है। 10 साल के बाद इसको फिर से रिन्यू किया जाएगा। ठीक है। तो विश्व व्यापार जो संगठन है उसने ट्रिप्स समझौता के तहत जीआई जो टैग है वो मिलता है। कौन सा समझौता, कौन सा जो एग्रीमेंट है उसके तहत मिलता है? तो ट्रिप्स एग्रीमेंट। कभी पूछा जा सकता है, तो ध्यान आपको रखना है, टिप्स एग्रीमेंट। भारत में जो जीआई मिलता है गुड्स के लिए, वो रजिस्ट्रेशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट 1999 से मिलता है। फर्स्ट इंडियन जीआई टैग वाला कौन सा था? तो दार्जिलिंग टी 2004 में था। बिहार के 5 जो प्रोडक्ट है उनको जीआई टैग मिला हुआ है, तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को का मेन जो है वो काम क्या है? तो यूनेस्को का मेन काम होता है वो क्या है? तो टू बिल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। तो यस, यही तो इसका आंसर हो जाएगा। यूनेस्को का मेन जो काम ही है कि शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, इन सब के माध्यम से राज्यों के बीच जो है वो बढ़ावा देना और शांति को स्थापित करना, ये इनका मेन काम है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म भी होता है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, और पेरिस का है तो फ्रांस में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत के में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो यूनेस्को इंटेंजिबल साइट्स है, ये सब जो है वो स्टैब्लिश इसी जो बॉडी है इसके द्वारा जो है वो किया जाता है। G20 का कौन मेंबर नहीं है, ये सवाल आपसे पूछा है। तो G20 का जो मेंबर है वो आपसे जो पूछा जाएगा, तो बांग्लादेश इज नॉट मेंबर ऑफ G20, तो ये आपको ध्यान रखना है। G20 का कौन सा मेंबर नहीं है ये पूछा जाए, तो इसे अक्सर जो है वो आप कैसा देखते हो ना कि कौन उसको आमंत्रित कर रहा है, उस टाइप से आप इसको देखते हो। G20 का जो फाउंड किया गया था वो 1999 में किया गया था। 1999 में G20 का फाउंड किया था। इंडिया ने G20 समिट है 2023 वाला, उसको होस्ट भी किया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये समिट भी रहा था। इसके मेंबर जो है वो कौन कौन से हैं? तो अफ्रीका यूनियन ने इसको 2023 में ज्वाइन किया है, ये भी आपको याद रखना है। अफ्रीकन यूनियन ने इसको 2023 में ज्वाइन किया है, तो अभी आपका आंसर जो है वो बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, उसका सदस्य नहीं है? तो देखो, दो क्वाड होते हैं। पहला जो क्वाड होता है वो भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान के हैं। ठीक है। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान, ये पहला क्वाड होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वाड जो है वो उसका सदस्य यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो रसिया क्वाड का सदस्य नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वाड का पर्पस होता है कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन को डेवलप करना। इसके लिए जो क्वाड है वो बनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एमनेस्टी जो इंटरनेशनल है उसका मेन जो फंक्शन होता है एमनेस्टी का, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। ह्यूमन राइट्स, नॉट राइट, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एक मानवाधिकार संगठन का नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये जो हेडक्वार्टर है इसका लंदन में हेडक्वार्टर है। लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है। और इसने नोबेल पीस प्राइज जो है वो 1977 में इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो ये द हेग में है। हेग में है, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड में ये हेग है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 जो जज है वो होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह जो है वो संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में ना होकर नीदरलैंड में है। 15 जजेज जो होते हैं, इसमें से जो है वो 9 ईयर के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है 9 ईयर के लिए, तो याद रखना है इसको। कुछ यदि हम हेडक्वार्टर की बात करें तो पहला आप एफएओ का याद रखो। एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका रोम जो है
वहां पे रोम में इटली है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। दूसरा आप याद रखो नाटो का, नाटो काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेल्जियम, ब्रुसेल्स की राजधानी बेल्जियम में इसके है। बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर है। उसके बाद यूएनईपी, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है यूएनईपी, इसको केनिया में है, नैरोबी, केनिया का एक शहर है नैरोबी, वहां पे है। तो नायरोबी, ये आपने मनी हाइस्ट देखा होगा तो उसमें ये एक नाम भी रहता है नायरोबी। उसके बाद ओपेक है। ओपेक जो है वो क्रूड ऑयल को लेकर है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसको जो है वो वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट इज ऑस्ट्रिया। और उसके बाद पांचवा जो है वो ए आई ए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई ए ई ए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो वियना में ही है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद रेड क्रॉस जो है उसका हेडक्वार्टर की बात करें, रेड क्रॉस ICRC, रेड क्रॉस जो है उसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। उसके बाद इंटरपोल की बात करें तो इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है फ्रांस की जो सिटी है लियोन, वहां पे ये इसको हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मानवाधिकार आयोग का स्थापना भारत में जो है वो कब किया गया था? तो ये स्थापित कब किया गया था? दो सवाल, दो टाइप से सवाल पूछा जाता है। तो ये जो है वो 1993 में जो है वो स्थापित किया गया था। स्टेब्लिश ईयर की बात बोल रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टेब्लिश ईयर की बात, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट आया था 1993 में, उसी के तहत इसको जो है वो बनाया गया था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक यह जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहां पर अवस्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा, न्यूयॉर्क। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा देश जो है वो सार्क, सार्क का सदस्य जो है वो नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है, ये सवाल जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ईरान जो है वो सार्क का मेंबर नहीं है, ठीक है। ईरान जो है वो सार्क का मेंबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर यहां से हो जाएगा। देखो सार्क को कभी भी आपको याद रखना है तो एमबीबीएस डॉक्टर की डिग्री होती है, उसके बाद एमबीबीएस पेन याद रखो। एमबीबीएस जो है वो पेन को खत्म करता है, तो एमबीबीएस पेन याद रखो। एम से क्या होगा? तो एम से मालदीव होगा, एम से मालदीव हो जाएगा। बी से क्या होगा? तो बी से भूटान हो जाएगा, ठीक है। बी से एक और क्या होगा? तो बी से एक और बांग्लादेश हो जाएगा। उसके बाद एस से क्या हो जाएगा? तो एस से जो होगा वो श्रीलंका हो जाएगा। उसके बाद पेन की बात आती है, तो पेन से पी जो है वो पी से क्या होगा? तो पी से पाकिस्तान हो जाएगा। ए जो है वो ए से क्या होगा? तो ए से अफगानिस्तान हो जाएगा। आई जो है आई से क्या होगा? तो इंडिया हो जाएगा। एन जो है वो एन से क्या होगा? तो एन से नेपाल हो जाएगा। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। सार्क को बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इससे संबंधित सवाल जो है वो बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा जो देश है वो राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिड नॉट बिकम द मेंबर ऑफ द लीग ऑफ नेशन, जो 1900 फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर है उसके बाद इसको डेवलप किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसको डेवलप किया गया था, और यूएसए जो है वो लीग ऑफ नेशन का कभी जो है वो सदस्य जो है वो नहीं बना था। इसके निर्माण में राष्ट्रपति विल्सन ने काफी भूमिका भी निभाई थी, लेकिन यूएस इसका मेंबर नहीं बना था, और ये आखिरकार फेल हो गया था। वर्ल्ड वॉर वन के बाद इसको बनाया गया था, लेकिन ये फेल हुआ, और बाद में जाके फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन जो है वो उसका फॉर्मेशन जो है वो किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो कब अस्तित्व में आया? सवाल आ गया। तो वर्ल्ड वॉर 1919 में खत्म हुआ था, तो 10 जनवरी 1920 को जो है वो लीग ऑफ नेशन जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ रखा गया था? तो हेडक्वार्टर इसको जेनेवा में रखा गया था, जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में है ये। और इसको आगे चल के वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो आया उसके बाद इसको किसने रिप्लेस किया? तो इसको यूनाइटेड नेशन ने रिप्लेस किया, 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल आता है, यूएनओ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? यूएनओ का जो ड्राफ्ट है वो किस सम्मेलन, किस जो कॉन्फ्रेंस था उसमें जो है वो
आया था, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैन फ्रांसिस्को जो सम्मेलन था वहां पे ये जो है वो किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा। सैन फ्रांसिस्को, यहीं पे इसका चार्टर जो है वो प्रिपेयर जो है वो किया गया था 1945 में। 1945 में, ये आपको ध्यान रखना है। और एग्रीमेंट जो साइन किया गया था वो किया गया था 26 जून 1945 को। और ये फोर्स में कब आया था? तो आया था 24 अक्टूबर 1945 को। तो डेट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद आपको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूएनआईसीईएफ, यूएनआईसीईएफ, यूनिसेफ इसको कहा जाता है। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूनिसेफ किस लिए काम करता है? तो ये यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है, जो कि यूनाइटेड नेशन का जो चिल्ड्रन फंड होता है उसका ये है, और इसका मेन पर्पस होता है चाइल्ड वेलफेयर को लेकर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा रहा है कि सार्क का सबसे नया मेंबर जो है वो कौन सा है? सार्क का सबसे नया मेंबर जो है वो कौन सा है? तो अफगानिस्तान जो है वो सार्क का सबसे नया मेंबर बना है। 8 नंबर का जो मेंबर बना है वो अफगानिस्तान बना है। कब बना है? तो 2007 में बना है। तो ये यहाँ से आपको अफगानिस्तान आंसर मिलेगा। याद रखने का तरीका मैंने बता दिया है। एम बी बी एस, एमबीबीएस पेन, एमबीबीएस पेन आपको याद रख लीजिएगा ऐसे करके, तो इंपॉर्टेंट है। 14वां जो सार्क समिट हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ब्रिक्स का कौन सा राष्ट्र जो है वो नहीं है मेंबर? ब्रिक्स का, ब्रिक्स का पूछा जा रहा है, तो ब्रिटेन जो है वो नहीं है। ब्रिटेन जो है वो नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो ब्रिक्स में देखो, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसका एक्सपेंशन 2024 में किया गया, और इसमें अब कई सारे मेंबर जो है वो हो गए हैं, तो आपको याद रखना है। ये तो पहले 5 मेंबर हैं ही, तो छठे मेंबर के रूप में कौन आया? तो छठे मेंबर के रूप में इजिप्ट आया। 7वें मेंबर के रूप में इथोपिया आया, इथोपिया आया। 8वें मेंबर के रूप में ईरान आया। 9वें मेंबर के रूप में जो है वो कौन आया? तो यूएई आया। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सार्क कब स्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर, ये सब जानना भी जरूरी हो जाता है। तो सार्क जो है वो 85 में स्टैब्लिश हुआ था। 85 में स्टैब्लिश हुआ था 8 दिसंबर 1985 को, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो ढाका में है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, तो यहीं पे इसका हेडक्वार्टर जो है वो है। और इसका जो सचिवालय की बात करें, इसका सेक्रेटरिएट का जो है वो कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में है। और सेक्रेटरिएट को एस्टेब्लिश किया गया था 1987 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो जाता है। G15 जो समूह है वो किससे रिलेट करता है? तो G15 जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री का समूह है, ग्रुप है। इट इज अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था बेलग्रेड सम्मेलन में। बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस हुआ था, बेलग्रेड समिट हुआ था 1989 में। वहीं पे इसको जो है वो कहा गया था। इसका मेन फोकस होता है साउथ साउथ कोऑपरेशन को लेकर, ठीक है। जितने भी साउथ के कंट्री होते हैं उनको लेकर, ऊपर वाले डेवलप कंट्री होते हैं आपको पता है, और नीचे वाले ऑलमोस्ट जो कंट्री होते हैं वो डेवलप नहीं होता है। ये इक्वेटर की मैं बात कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। कुछ कंट्री को छोड़ दो जो, तो इक्वेटर के नीचे वाले जो होते हैं ना साउथ वाले, वो डेवलप, नॉन डेवलप या फिर डेवलपिंग कंट्री होते हैं। और इधर वाला सब डेवलप होते हैं, आप ऐसा देख सकते हो, ऐसा सामान्यतः यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि यूएन की एजेंसी कौन नहीं है? ठीक है, यूएन की एजेंसी कौन नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यूएन का जो एजेंसी है वो नहीं है, तो ये आईसीआरसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस ये है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस है, तो इस कारण से ये यूएन का नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। बाकी डब्ल्यूएचओ, एफएओ, आईएलओ, ये सारे जो है वो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां ही हैं। इसकी हेडक्वार्टर की बात करें आईसीआरई की, तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ठीक है, जेनेवा में है। और इसके फाउंडर की बात करें तो हेनरी डुनांट इसके फाउंडर है। रेड क्रॉस के फाउंडर हेनरी डुनांट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सी विश्व निकाय जो है वो 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग कर दी गई? तो कौन सा है? तो लीग ऑफ नेशन। ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया है। लीग ऑफ नेशन को 1920 में बनाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन 1946 में इसको, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो यूएन एस्टेब्लिश हुआ, तो इसने उसको हटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व बैंक का दूसरा नाम जो है वो क्या है? वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम जो है वो क्या है? तो वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम आईबीआरडी है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ
रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, और इसको वर्ल्ड बैंक के रूप में भी जाना जाता है। ये जो है वो कब किस समिट से जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये एस्टेब्लिश हुआ था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ब्रिटेन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी के ट्विंस के रूप में इसको जाना जाता था, ब्रिटेन वुड्स ट्विंस। इसमें आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक है, इन दोनों को एस्टेब्लिश किया गया था। वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, इन्हीं दोनों को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहा जाता है। दोनों को जो है वो 1944 में फाउंड किया गया था, तो ध्यान आपको रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ, तो 85, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है काफी बार। 85 बोल रहा हूँ, 45 में 24 अक्टूबर को इफेक्ट में आया था, और 51 मेंबर से ये स्टार्ट हुआ था, और अभी 193 मेंबर इसमें हो चुके हैं। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। नवासी की बात करते हैं, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, बार बार पूछा जाता है नाबार्ड का नाम। तो नाबार्ड का जो पूरा नाम है वो कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है। तो स्पेशलाइज्ड बैंक फॉर एग्रीकल्चर असिस्टेंस, पहले ये नाबार्ड जो था वो आरबीआई के अंदर ही आता था, लेकिन अब जो है वो नाबार्ड आरबीआई के अंदर नहीं आता है। नाबार्ड को जो एस्टेब्लिश किया गया था वो 12 जुलाई को किया गया था। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था, और ये जो नाबार्ड एस्टेब्लिश हुआ था वो किसके द्वारा, तो सिवरमन कमेटी जो है, जिसको क्रैफी कार्ड कमेटी भी कहा जाता है, तो सिवरमन कमेटी के द्वारा ही एस्टेब्लिश नाबार्ड को किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये आरबीआई के अंडर नहीं आता है, ये भी याद रखना है। नाफ्टा क्या है, नाफ्टा क्या है, तो नाफ्टा जो है वो क्या है, तो नाफ्टा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो ये किसके होगा, तो नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सा आता है, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको आता है, तो ये तीनों को ही लेकर है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट 1920 ने इसको रिप्लेस भी कर दिया है। इसको रिप्लेस किसने किया है, तो इसको ये स्मका जो है उसने रिप्लेस कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट इन 2020 इसको रिप्लेस्ड किया है। ठीक है, रिप्लेस्ड बाय। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है आईएमएफ है, उसमें पैसा कौन देता है, तो पैसा उसमें सदस्य देश जो है वो देते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर होगा, सदस्य देशों के द्वारा ही दिया जाता है। एसडीआर जो है वो क्या है, एसडीआर जो है वो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है, जो पेपर गोल्ड के रूप में इसको आप जानते हो, यही है जो करेंसी है आईएमएफ की, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो आसान सा सवाल है, जनेवा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा गेट का इन्होंने स्थान जो है वो लिया है। नकोजी उकुंजी अवेला जो है वो फर्स्ट वुमेन और अफ्रीकन इसकी हेड हेड भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सार्क का मेंबर कौन है, तो ये पूछा रहा है, तो MBBSPAIN, तो देख लो कौन है। बांग्लादेश बी है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, ईरान है। सब तो है ही है, तो क्या ईरान है, तो नहीं, ईरान नहीं है, तो छठा हटा दो, यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर बचेगा, एक ही। तो ये आपको ध्यान रखना है, सार्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आईएलओ जो है उसका हेडक्वार्टर का है, तो ये भी जनेवा में ही है आईएलओ का हेडक्वार्टर। ओल्डेस्ट, इट इज ओल्डेस्ट यूएन एजेंसी, जो कि फाउंड किया गया था 1999 में, 1999 में जो है वो फाउंड किया गया था अंडर लीग ऑफ द नेशन के रूप में, और इसने नोबेल प्राइज जो है पीस में जीता था 1969 में, जब इसरो की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, ये पूछा जाए तो वो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड का जो जनेवा है वहां पे है, तो स्विट्जरलैंड का जो जनेवा है वहां पे डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है। डब्ल्यूएचओ को एस्टेब्लिश किया गया था 1948 में, और एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसको एस्टेब्लिश जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिक्स समिट है, वो उसका सदस्य जो है वो कौन नहीं है, ये सवाल आपसे पूछा जाए तो ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, तो ब्रिक्स में बांग्लादेश कैसे आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, और ये जो है वो साउथ अफ्रीका है, और अभी जो है वो कई सारे कंट्रीज जो है उनको ऐड भी किया गया है। ठीक है, जिसको मैंने आपको अभी बताया भी है, इजिप्ट हो गया, इथोपिया हो गया, ईरान हो गया, ये सब ऐड हुए हैं। ठीक है। और ब्रिक्स का जो बैंक होता है उसको न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी कहा जाता है। ठीक है।
तो द बैंक ऑफ ब्रिक्स हेडक्वार्टर इन संघाई यहाँ पे है, और बांग्लादेश इज ए मेंबर ऑफ एनबीटी बट नॉट ब्रिक्स। ठीक है, बांग्लादेश एनबीटी का मेंबर है लेकिन ब्रिक्स का एनबीटी का है लेकिन ब्रिक्स का नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर संघाई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन जो है वो रिलेटेड टू क्या है? तो ये जो है वो यूएनओ से रिलेट करता है, यूएनओ। ठीक है, यूएनओ से रिलेट करता है, यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन। जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, महासभा है, उसका ये संकल्प है। 1950 में ये रेजोल्यूशन जो है वो आया था। ठीक, 1950 में ये आया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये किससे किस टाइम आया था, क्या इसका मतलब क्या था? तो ये पास्ट किया गया था ड्यूरिंग द कोरिया वार। कोरिया जो वार चल रहा था उस समय ये पास किया गया था, टू बाईपास द सोवियत विटो इन द सिक्योरिटी काउंसिल। सोवियत यूनियन जो था, यूएसएसआर था, उसने वीटो लगा दिया था कोरियन वार के टाइम, तो उसी समय इसको पास किया गया था, यूनाइटिंग फॉर द पीस रेजोल्यूशन। तो ये याद आपको रखना है। 98वां नंबर की सवाल की बात करें, 198, यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? तो ऑलरेडी हमने बता रखा है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो फ्रांस की कैपिटल जो पेरिस है वहां पे है हेडक्वार्टर, पेरिस में। यूनेस्को जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो देता है वो यूनेस्को ही देता है। 2023 के हिसाब से 42 यूनेस्को की साइट है वो अभी भारत में बनी हुई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वाड में कौन सा 4 देश शामिल है? तो क्वाड जो है वो यूएसए है, जापान, इंडिया, फ्रांस नहीं हो जाएगा। तो यूएसए, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा आंसर बनेगा क्वाड के लिए। ठीक है, क्वाड के लिए ये हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, नाटो का हेडक्वार्टर का है, तो हमने ऑलरेडी इसको बताया है, ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, वहां पे नाटो का हेडक्वार्टर है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। आर्टिकल नंबर 5 जो होता है, कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है नाटो का। वो कहता है कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। तो ये कभी पूछ लिया जाए, तो नाटो का जो आर्टिकल नंबर 5 होता है वो कहता है कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। न्यूएस्ट मेंबर की बात करें तो स्वीडन इसका 32वां नया मेंबर है, स्वीडन। 2024 में इसने इसको ज्वाइन किया है नाटो को, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा वीडियो, जहां पे हमने काफी डिटेल से जो 151 से लेकर 200 जो क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस कर लिया है। तो 8 पार्ट में इसको हम कंप्लीट करने वाला है। ये चौथा पार्ट था, तो अभी 4 पार्ट इसके और आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।